आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, फ्री एनर्जी चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाओं में मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। और इसके द्वारा हम वांट ऑफ आइसोथर्म, वांट ऑफ समताप के बारे में देखेंगे कि वांट ऑफ समताप क्या होता है। ठीक है, वांट ऑफ आइसोथर्म के बारे में देखेंगे। वांट ऑफ डिटरमाइन द चेंज इन फ्री एनर्जी इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वांट ऑफ ने रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन के बारे में बताया। हम यहाँ मानते हैं कि कोई रिएक्शन, कोई एक सामान्य अभिक्रिया जिसमें ए और बी क्रियाकारक के रूप में क्रिया करते हैं और सी और डी उत्पाद के रूप में बनते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं N1A प्लस N2B इज इक्वल टू M1C प्लस M2D। यहाँ N1 और N2 जो हैं वो क्रियाकारी मॉल हैं ए और बी के, तथा M1 और M2 यहाँ पर सी और डी जो उत्पाद के मॉल हैं। यानी कि ए बी N1 और N2 मॉल क्रिया करते हैं और M1 और M2 मॉल जो उत्पाद के रूप में बनते हैं। इफ़ रिएक्शन टेक प्लेस इन द गैसियस स्टेट, अगर रिएक्शन को हम यहाँ पर गैसियस स्टेट में मानते हैं, ठीक है ना, और N1 N2 को क्रियाकारी और M1 M2 को उत्पादी मॉल मानते हैं। ठीक है, अब यदि इस अभिक्रिया की फ्री एनर्जी में परिवर्तन हम ज्ञात करना चाहें तो हम ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम की सहायता से हम एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। डी जी इक्वल टू माइनस एच डी टी प्लस वी डी पी। डी जी इक्वल टू माइनस एच डी टी प्लस वी डी पी. This is a very well known thermodynamic relation, and this relation can be obtained by the first and second law of the thermodynamics. Here S is entropy and V is a total volume. यानी कि डी जी इक्वल टू माइनस एच डी टी प्लस वी डी पी एक ऐसा थर्मोडाइनमिक रिलेशन है जिसको ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम की सहायता से हम याद कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। यहाँ एस एंट्रोपी है, वी टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, और डी जी जो है मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है, और डी टी ताप में परिवर्तन और डी पी ताप में परिवर्तन है। इफ़ रिएक्शन टेक प्लेस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर अभिक्रिया का ताप स्थिर हो तो हम डी टी बराबर ज़ीरो मानेंगे, और इस डी टी बराबर ज़ीरो को हम डी जी इक्वल टू माइनस एच डी टी प्लस वी डी पी समीकरण में पुट कर देंगे। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आया वो होगा डी जी इक्वल टू वी डी पी। क्या आया? डी जी इक्वल टू वी डी पी। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। नाउ इस इक्वेशन से हम v की वैल्यू निकालेंगे, v इक्वल टू आर टी अपॉन पी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी जी putting the value of v in the above equation, we can write dg equal to rt upon p into dp। यहाँ जो हमने जब dt इक्वल टू ज़ीरो पुट करने पर जो dg इक्वल टू वी डी पी इक्वेशन आई थी, इसमें v की वैल्यू हमने पुट कर दी rt अपॉन p, तो हम लिख सकते हैं dg इक्वल टू rt अपॉन p इंटू डी पी। नाउ इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन, उपरोक्त समीकरण का हम समाकलन करते हैं। तो समाकलन dg इक्वल टू आर टी समाकलन डी पी बाई पी। अब यह जो समाकलन है ये विदाउट लिमिट वाला समाकलन। देखिएगा, जब हम किसी चीज़ का समाकलन करते हैं तो उसमें अगर लिमिट होती है तो हम लिमिट रखकर उसको सॉल्व कर लेते हैं, पर यदि समाकलन में लिमिट नहीं है, इफ़ देयर इज़ नो लिमिट इन इंटीग्रेशन देन वी पुट द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो हम क्या करते हैं, अगर विदाउट लिमिट का कोई समाकलन होता है तो बेटा ध्यान रखिएगा, बायो वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, मैथ्स वाले स्टूडेंट जानते हैं कि जब हम विदाउट लिमिट के इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी का उपयोग करते हैं। तो हम जब इस समीकरण का, ये देखिएगा, इस समीकरण का जब हम समाकलन करेंगे तो डी जी का समाकलन जी होगा, आर टी और डी पी बाई पी का समाकलन पी होगा, और साथ में हम समाकलन स्थिरांक सी रखेंगे। तो हम लिख सकते हैं जी इक्वल टू आर टी एल एन पी प्लस सी, जी इक्वल टू आर टी एल एन प्लस सी, where c is integration constant, and value of c can be determined by substituting limit p equal to 1 एटमॉस्फेयर। तो g इक्वल टू जी ज़ीरो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। देखिएगा, यहाँ जो हम c की वैल्यू बाउंड्री कंडीशन से निकालते हैं, लिमिटिंग कंडीशन से निकालते हैं, क्या होती है कि जब हम p की वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक पुट करते हैं, व्हेन वी पुट दी p इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक, तो हम उसको स्टैंडर्ड कंडीशन मानते हुए जी को जी ज़ीरो पुट कर देते हैं, और फिर हम इस तरीके से हमारे पास समीकरण आती है। देखिएगा, जी सी बराबर जी ज़ीरो हो जाता है, एल एन वन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, और तो सी बराबर जी ज़ीरो हम प्राप्त करते हैं। तो सी बराबर जी ज़ीरो पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। सो वी गेट जी इक्वल टू जी ज़ीरो प्लस आर टी एल एन पी, जी बराबर जी ज़ीरो प्लस आर टी एल एन पी।
ठीक है। अब इस इक्वेशन को बेस मानते हुए हम क्रियाकारक और उत्पाद के लिए चार बेसिक इक्वेशन लिखते हैं। चार बेसिक इक्वेशन जो लिखते हैं वो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दीज आर दी फोर बेसिक इक्वेशन। तो हम N1 मोल के लिए लिखेंगे तो N1 से थ्राउट द इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो N1GA इक्वल टू N1GA0 प्लस N1 RT ln PA। ओके, यहाँ P is the pressure of A, G0A is the standard Gibbs energy of A and GA is the Gibbs energy of A। ठीक है ना। इसी तरीके से हम B के लिए लिख देंगे तो जो B हम जो है इसके बेस में लगा के B के लिए लिखेंगे और N2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो N1 और N2 से मल्टीप्लाई करके हम जो है रिएक्टेंट्स के लिए निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम M1 और M2 से इंटू करके M1 और M2 से इंटू करके हम जो है प्रोडक्ट के लिए G की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। तो अब यदि हम यहाँ देखिए जो चार समीकरण हैं, इन चार समीकरणों का उपयोग करके हम जो इस रिएक्शन में N1A प्लस N2B इक्वल टू M1C प्लस M2D जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा G का मान ज्ञात कर सकते हैं। बेटा डेल्टा G का मान कैसे ज्ञात करेंगे? यदि हम G प्रोडक्ट माइनस G रिएक्टेंट निकाल लें, यानी कि समेशन G प्रोडक्ट माइनस समेशन G रिएक्टेंट, यानी कि जो G है गिब्स एनर्जी प्रोडक्ट की जोड़ेंगे और उसमें से रिएक्टेंट की गिब्स एनर्जी को माइनस कर देंगे तो हम कुछ इस तरीक़ा से लिख सकते हैं डेल्टा G इक्वल टू M1GC प्लस M2GD माइनस N1GA N प्लस N2GB। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं M1GC की वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर हम M2GD की वैल्यू पुट कर देते हैं। इसी तरीके से हम GA की वैल्यू, यहाँ GC की वैल्यू, GD की वैल्यू और GA की वैल्यू और GB की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा समीकरण जो हमने यहाँ लिखी थी, इस समीकरण में डेल्टा G इक्वल टू लिखेंगे हम। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G0 RT ln KP। ठीक है ना, RT ln KP। ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा, देखिएगा हमने यहाँ पर डेल्टा G बराबर M1G0C प्लस M2G0D माइनस N1GA0 प्लस N2GB0, दिस इज द डेल्टा G0। और इसके बाद फिर हम RT ln KP की वैल्यू पुट करेंगे तो KP की वैल्यू हम लिख सकते हैं PC टू द पावर M1 इंटू PD टू द पावर M2 एंड अपॉन PA टू द पावर N1 इंटू PB to the power N2. So this is the value of Kp. Now we can write here delta G equal to delta G0 plus RT ln PC to the power M1 into PD to the power M2 upon PA to the power N1 into PB to the power N2. अब यहाँ हम रिवर्सिबिलिटी, मतलब इफ़ द एबव रिएक्शन इज रिवर्सिबल देन इक्विलिब्रियम स्टेट में हम डेल्टा G की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो जैसे हम डेल्टा G की वैल्यू हम जैसे ही ज़ीरो पुट करेंगे वैसे ही हम ये जो PC बाई M1 इंटू PD बाई M2 अपॉन PA टू द पावर N1 इंटू PB टू द पावर N2 ना, PC टू द पावर M1 इंटू PD टू द पावर M2 अपॉन PA टू द पावर N1 इंटू PB पावर टू द पावर N2, ये जो फैक्टर है, जो ब्रैकेट में जो फैक्टर है ये Kp बन जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक ये सामान्य फैक्टर था, है ना। जब हम इस इक्वेशन में जब हम वैल्यू पुट कर रहे थे यहाँ पर डेल्टा G इक्वल टू, दैट इज़ इक्वेशन जो 28 से जब हमने इक्वेशन निकाली थी, 28 से जब हमने इक्वेशन निकाली थी, इस इक्वेशन में एक को हमने अरेंज करके, इसको मैथमेटिकली अरेंज करके हमने इसको डेल्टा G बराबर डेल्टा G0 प्लस RT ln ये वाली इक्वेशन 29 की फॉर्म में हम इसको ले आए थे। और जब 29 की फॉर्म में ले आए थे तो फिर हम यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे तो ये जो ब्रैकेट वाली राशि है इसको हम Kp कहेंगे। तो हम लिखेंगे डेल्टा G0 बराबर RT ln Kp, वेर Kp इक्वल टू हमने यहाँ पर ये शो कर दिया है। ठीक है, Kp बराबर क्या होता है PC की पावर M1 इंटू PD की पावर M2 अपॉन PA की पावर N1 इंटू PB की पावर N2। नाउ we put the value of Kp, then we can write here delta G equal to minus RT ln Kp plus RT ln PC की पावर M1 into PD की पावर M2।
ठीक है ना, अपॉन पी ए की पावर एन वन इंटू पी बी की पावर एन टू। इस तरीके से हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें ये जो हमारी इक्वेशन आई दैट इज़ 30 एंड 31। 30 तो है डेल्टा जी ज़ीरो की फॉर्म में, और 31 जो इक्वेशन है वो डेल्टा जी की फॉर्म में, ठीक है ना। ये दोनों समीकरण को हम वांट ऑफ आइसोटोप या वांट ऑफ समताप के नाम से जानते हैं। दो नाम से जानेंगे, वांट ऑफ आइसोथर्म और वांट ऑफ समताप के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इस तरीके से हम किसी अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन के लिए एक व्यंजक ज्ञात करते हैं, और उस व्यंजक को हम जो है वांट ऑफ आइसोथर्म के रूप में हम उसको परिभाषित करते हैं। तो ये एक आपके पूरा एक्सप्रेशन आता है, और आपके एग्ज़ाम में आता है कि वांट ऑफ समताप से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन, वांट ऑफ समताप से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वांट ऑफ आइसोथर्म। तो इसके लिए आपको ये डेरिवेशन पूरा यहाँ तक आपको लिखना होगा बच्चों। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।